नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे होने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था उसका अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से जो गणित का पेपर आता है 15 क्वेश्चन आपको वहाँ पे उसको मेरे को एग्ज़ाम में ऑप्शन की सहायता लेते हुए किस प्रकार से जल्दी मेरे को उत्तर वहाँ पे प्राप्त करना है, पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार को आपको एग्जाम में मेथड यूज करते हुए जल्दी से उत्तर प्राप्त करना, उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। डेली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप भी उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी आंसर वहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ्स बाय विक्रम बैराड़ के नाम से। वहाँ पर जाके इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे दिया हुआ है एक कक्षा में विद्यार्थियों में क्या लड़के और लड़कियां हैं कि औसताएँ दी हुई है, यहाँ पे 16.8 दी हुई है। अभी बोल रहा है लड़कों की जो औसत है 17.6 है और लड़कियों की क्या है, तो देखो बॉयज़ और ये है गर्ल्स। बॉयज़ तो अपने पास में कितने हैं, बॉयज़ों की है यहाँ पे 17.6 है, कितनी है 17.6 हो गई। और जो लड़कियों की है 16.4 है। अब देखें टोटल होगी कितने हैं, 16.8 है, यहाँ पे कितनी है 16.8 है। अब देखो यहाँ पे अपन डिफरेंस निकाल लेंगे, इतना इसमें तो कितना है 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, ये 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें अपन निकालेंगे यहाँ पे तो इसमें कितने का आ रहा है, इससे 0.8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से 4 के बाद देंगे तो 1:2 का रेशो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करते टाइम पे ये ध्यान रखना है, जिस क्रम में पूछा बॉयज और गर्ल्स उसी क्रम में अपने को यहाँ पे लिखना ताकि अपने आंसर में यहाँ पे गलती नहीं होनी। नहीं तो 1:2 का उल्टा 2:1 भी दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांस बने रहते हैं, इसलिए अपने को जो क्वेश्चन का सीरियल जो पूछने का सीरियल क्वेश्चन में दिया गया है उसी सीरियल से अपने को यहाँ पे आंसर में लिख के चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं और उसने 30% सेब बेच दिए। कितने प्रतिशत बेच दिए, 30% सेब उसने बेच दिए, तो अभी भी उसके पास 245 सेब है। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ की होती है अपने आप में 100% होती है। जब इसने 30% बेच दिए वहाँ पे तो उसके पास कितने बच गए, 70%। कितने बच गए भाई, उसके पास में 70% बच गए। तो 70% का मान कितना दिया हुआ मेरे को, 70% का मान दिया हुआ मेरे को 245। अब ये क्या याद करा, आरंभ में उसके पास कितने थे सेब थे, तो आरंभ में उसके पास में क्या थे 100 सेब थे। क्या है उसके पास में आरंभ में 100 सेब थे। अपने 100 का मान याद करना है और 70 का मान मेरे को दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ से सीधा और 2 से काट दे 3 और ये 35 आ गए। तो कितना आ गया, 35 × 10 करूँगा तो 350 प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, 350। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 2 अंकों वाली एक संख्या है और इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर है। देखिए दोस्तों जब 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो इकाई का अंक मान लो x है कोई संख्या का, तो दाई का अंक हो जाएगा 10y। क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अब इसके बाद इसको अगर प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित का मतलब है चेंज कर दिया, इसने चेंज कर दिया तो x का जो अंक है वो दाई का हो जाएगा और दाई का अंक इकाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 10x प्लस का y। क्या प्राप्त हो जाएगा, 10x प्लस का ये y आ गया। अभी इनका दोनों का अंतर कितना 54 है। दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे 54 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब दोनों का अंतर जब 54 प्राप्त हो रहा है तो देखो यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं दोनों में से 9 कॉमन लूँगा तो मैं प्राप्त हो जाएगा y माइनस का x बराबर 54 है। यहाँ पे 54 है तो 9 से काट दो। तो यहाँ पे जो दी हुई संख्या के दोनों अंकों का अंतर है, दी हुई संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा अंतर, यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि संख्याओं के अंकों का जो अनुपात है, संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, तो मतलब एक अंक अगर मान लो यहाँ पे एक अंक x है तो दूसरा क्या है 3x है, दूसरा 3x है। अभी बोल रहा है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो यहाँ पे अनुपात कीजिए, यहाँ पे जो अंकों का अनुपात इन्होंने दे रखा है 2 अंक है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे 3 है, दोनों अंतर दे रखा है इसने अलग अलग। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि देखो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3, यहाँ पे y और x। तो यहाँ पे जो अनुपात है इससे मैं निकाल लूँगा y और x की वैल्यू।
ठीक है। तो y बराबर मान लो, मैंने मान लिया a मान लिया, y बराबर तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3a हो जाएगा, ये y बराबर मान लो तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये तो क्या अपने ऊपर मानने से तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 2a, क्या प्राप्त हो जाएगा 2a बराबर 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को, a की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे 3 प्राप्त हो गई। अब 3 प्राप्त हो गई तो यहाँ से निकाल लो, एक अंक तो यहाँ पे मेरे को 3 मिल रहा है और एक मिल रहा है 9, ठीक है। तो वो संख्या 93 भी हो सकती है और 39, ये है, हो गए अपने पास में 2, 39 और 93। अब बोल रहा हूँ जो वो संख्या है उसके अंकों के योगफल 9 और 3 का योगफल करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अंतर कितना आएगा, 9 और 3 का 6, इनके मध्य अंतर क्या होगा, दो संख्या के दोनों अंक है उनका योग, तो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 12, और उनके मध्य जो अंतर है वो क्या प्राप्त हो रहा है 6, तो इन दोनों का अंतर निकालना तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, एक परिवार में प्रतिमाह 20 किलोग्राम चावल की क्या होती है, खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रतिमाह चावल की नई खपत किलोग्राम में होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे मान लिया, शुरुआत में इसकी कीमत क्या मान ली मैंने, शुरुआत में मान लिए 100 रुपये किलो थे, ठीक है। अब जब 100 रुपये किलो थे तो 20 किलोग्राम चावल की खपत हो रही थी पहले, तो राशन टोटल कितने का आ रहा था, यहाँ पे राशन साहब 2000 का आ रहा था परिवार को, ठीक है साहब। अब बोल रहा चावल के मूल्य में क्या कर दिया इन्होंने, वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 35% की, तो 35% की वृद्धि हो गई तो 100 अब कितना हो गया, 1 किलो चावल 135 रुपये के हो गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रतिमाह चावल की नई खपत, तो पहले तो x 20 थी, अब मैंने x मान ली, अब x मान, ये बोल रहा है जो खर्च होने वाला है उसमें 8% की वृद्धि हुई, भाई रेट में तो 35% की वृद्धि होगी, पर इन्होंने तो कुछ इसमें कमी कर ली नहीं खपत में, खाने में, तो उससे क्या है जो फाइनल जो 2000 का बिल आ रहा था ना उसमें केवल 8% की वृद्धि हुई है। लो 8% इसका अपन में 8 नहीं लेंगे, इसका लेंगे अपन 108, कितना लेंगे 108 लेंगे यहाँ पे, तो ये 108 बटा ये 100 हो गए, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दिया अपन ने, 135x ये मिल गए मेरे को, ये किसके बराबर है, ये भाई बराबर है 216 और ये 0 के बराबर, इसके बराबर है। अब जब ये इसके बराबर है यहाँ पे तो 135 से काट रहे तो कटो भाई, 9 से काटेंगे अपने इसको, 9 एकम 9, 9 5 45, 15 पर गया, और यहाँ से काटूंगा तो 9 दूनी 18 और 9 4 36, 240 हो जाता है। फिर 15 से काटूंगा यहाँ पे तो 15 एकम 15 और 15 से 90, x का मान आ गया, मतलब उसकी जो नई खपत थी वही ज्ञात करवा रहा था अपने से। बोल रहा चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रतिमाह चावल की नई खपत कितनी होगी, प्रतिमाह कितनी नई खपत होगी, 16 किलोग्राम चावल प्रतिमाह खाएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, एक होल 14 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है तो होल का आयतन कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी हुई, ऊंचाई यहाँ पे दी हुई नहीं है, ये बोल रहा है यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल। अब फर्श की बात करेंगे अपन, और फर्श और का होता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई टू चौड़ाई, लेकिन 2 की बात करा तो यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा उसे 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि जो फर्श का प्राप्त होगा वही छत का प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 14 × 11 कर दिया। अब ये बोल रहा है यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल निकाल लिया, ये आ गया 14 × 11 डबल हो गया, चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब 4 दीवार की जब बात करेंगे यहाँ पे तो दीवार आ गई यहाँ पे 2, कितनी आ जाएंगी दीवार यहाँ पे 2 प्राप्त होंगे अपने को 2। अब यहाँ पे दीवार की बात करेंगे तो 2L + B × H हो जाएगा, ठीक है। ये होगा एक दीवार का क्षेत्रफल, तो दीवार कितने हो गई अपने पास में 4 दीवार हो गई, एक तो दीवार ये हो गई, एक दीवार का ये हो गई 1 के 2 और 2 को 2 से गुणा करूँगा 4 प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 से 2 सीधा कैंसिल हो गया, और L और B का मान मेरे को दिए 14 और 11, 14 और 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 14 × 11 करेंगे तो यहाँ पे 25 × H प्राप्त हो जाएगा, 25 × H यहाँ पे हो जाएगा। अब जो राशि कट रही हो काटेंगे, नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे, तो H का मान प्राप्त हो जाएगा मेरे को, H = 14 × 11
बटा 25। ये किसकी मान प्राप्त हो गई मेरे को? ऊंचाई। अब तीनों चीज़ों की प्राप्त है मेरा। अब कमरा क्या है, एक तरीका आयतन होता है और उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखो लंबाई 14 इंटू चौड़ाई होगी और यहाँ पे ऊंचाई की बात हो जाएगी तो 14 इंटू 11 और बटा में 25 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 14 इंटू 11 फिर 14 इंटू 11 बटा 25 आ रहा है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है? तो ये लंबाई कर रहा है, ये चौड़ाई कर रहा है और ये पूरा किसको कर रहा है? ऊंचाई को। ये ऊंचाई को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। अब जैसे अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब मैंने जैसे इसका सॉल्यूशन किया यहाँ पे देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर करे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो 196 हो जाएगा ना। 196 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 121 से। अब जो राशि प्राप्त होगी उसमें बाद में से 25 से। फाइनल रूप से मेरे को 948.64 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो 948.64 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1996 रुपये। ये क्या है? 2 वर्षों के लिए। अब ये बोल रहा है उसी धनराशि पर जो ये तो क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज था 2 साल के लिए, ये हुआ है साधारण ब्याज उसी धनराशि के लिए। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले जो उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज मतलब अपने सबसे पहले यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जब दर की बात आती है किसी दर की, जब आर की बात करते हैं तो सीधा उसका सूत्र होता है, क्या होता है? आर जो दर की ज्ञात करते हैं ना उसका यहाँ पे सीधा सूत्र होता है। उसके लिए उस अनुसार अपन यहाँ पे करेंगे डिफरेंस। ये कि अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस करूँगा मैं यहाँ पे 1996 और 80 और 1920 के अंदर डिफरेंस करूँगा। ये किसके लिए करूँगा डिफरेंस? यहाँ पे दर के लिए। तो दर का होता है डिफरेंस इंटू 200 बटा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब देखो यहाँ से डिफरेंस इनके बीच में आएगा 76.80 इंटू 200 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 200 बटा सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 1920 है। 1900 यहाँ पे 20 है। तो देखो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे लगा दी मैंने। ये तो यहाँ से और ये जीरो हटी जाएगी यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये काटूंगा मैं यहाँ पे तो कितने पर जाएगा? 4 पर। तो दर मेरी कितना है? 4 इंटू 2 करूँगा तो 8% दर आ जाएगी। कितनी दर आ जाएगी मेरी यहाँ पे? दर यहाँ पे निकल के आएगी मेरी 8%। ये तो आ गई यहाँ पे दर। अब बात करूँगा क्या? मूलधन की। तो मूलधन P बराबर प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर क्या होता है? SI का स्क्वायर बटा 4 इंटू D। अब देखो यहाँ पे करूँगा तो 1900 कितना दिया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मेरा? 1920 इंटू 1920। ठीक है, 1920 इंटू 1920 बटा 4 इंटू 76.8 76.8 हो गए यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो राशि कट रही है देखो 76.8 कट रही है क्या? ये यहाँ पे फिर 1 दशमलव उठाने के लिए मैंने 1 जीरो यहाँ पे लगा दी एक्स्ट्रा में। तो ये हो गया यहाँ पे 100 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये तो प्राप्त हो गया मेरे को 100, ये हो जाएगा 4। अब 4 से 4 करूँगा तो ये 16 आ जाता है। तो 16 का 16 और 16 दूना 32, 120 यहाँ मिल गया। 120 इंटू 100 करूँगा मैं यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 12,000 कितना प्राप्त हो जाएगा? 12,000। तो अपना यहाँ पे कुल मिला के जो बात करूँगा इसकी मूलधन तो आ गया कितना? 12,000 आ गए जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है। दर आ गई 8%। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करवा सवाल, उस धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर ब्याज दर क्या है? चक्रवृद्धि है। 3 वर्षों के बाद जो मिश्रित धन प्राप्त होगा। अब मूलधन निकाल लिया मैंने, यहाँ पे 12,000 आ गया। तो देखो सीधा निकालेंगे अब अपने यहाँ पे कि 12,000 तो क्या है? यहाँ पे मूलधन है, ये लो, इंटू अपन करेंगे यहाँ पे दर कितनी है मेरे भाई? दर है 8। यहाँ पे दर क्या है? 8% दर निकल के आ गई। और ये 8% जैसे दर निकल के आ गई तो 108 क्या करूँगा मैं यहाँ पे? 108
बटा ये 100 प्राप्त होगा ना। इसी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पे 27/25। अब ये क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 3 साल बाद तक लिखना पड़ेगा, तीन बार लिखना पड़ेगा, 3 साल बाद ये मिश्र धन निकलवा रहा है ना वो, तो ये हो गया। अब इससे क्या डायरेक्ट अपना मिश्र धन आएगा, इससे क्या निकल के आएगा डायरेक्ट मिश्र धन आएगा। देखो जहाँ से यहाँ पे अपन ये तो हो गया था अपना कैंसिल। अब 25 से सीधा काटो यहाँ पे, 12 तो गुणा में रखना तो ऐसे कैसे, और ये 40 पर कट गया, 25 से काटा था मैंने। अब 25 फिर नीचे बच गया 625 और ऊपर बच गया क्या ये 27 का क्यूब। अब 27 का मैंने जैसे क्यूब किया तो कितना 19,683, 19,683 प्राप्त होगा इंटू 12 चौक 48, 480 बटा वहाँ पे 25 हो जाएगा, बटा 25 हो जाएगा। और देखो अगर मैं यहाँ से काटूँगा इसको, जो आपको 0 दिखाई दे रही है इसको मैंने यहाँ से काट दूंगा और इसी जगह 2 लिख दूँगा, जो 10 है तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5, और तो ये कुल मिला के जो 48 है उसी जगह प्राप्त हो जाएगा मेरे को 96। तो 19,783 इंटू 96 में बटा मैं क्या कर दूँगा 5 कर दूँगा, बटा इसमें 5 करूँगा यहाँ पे। तो फाइनल रूप से जो यहाँ पे प्राप्त होगा मेरे को 15,116.54, कितना होगा 15,116.54 यहाँ पे मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। 12,000 राशि थी मूल और 3,116 ब्याज आ गया, तो टोटल मिश्र धन कितना प्राप्त होगा 15,116.54, 8% दर के हिसाब से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जो वीडियो मिलती है, पुराने पेपर मिल रहे हैं तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप डेली देखेंगे और आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगा, अगर आप डेली यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े रहते हो तो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक गाँव की जनसंख्या है, पहली साल तो क्या हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष क्या हो रही है कमी हो रही है। अब दूसरे वर्ष के अंत में ये हो गया सब 14,520, कितना होगा 14,520 हो गया। अब दूसरे वर्ष में क्या हो रही कमी हो रही थी 12%, कितने का मान हो गया भाई ये 98 का, सॉरी 98 ना 88, किसका मान है 88 का है। %88 का मान है, और ये निकालेंगे 100 का भी, ये क्या आ गया 100 का दूसरे साल के फर्स्ट शुरुआती आ गया। अब पहले साल में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, मतलब 110 का मान आ गए, तो अपने को निकालना है पहले वर्ष के आरंभ में कितनी थी, तो शुरुआत में मतलब कितनी, सीधा तौर पे ये है। अब देखो यहाँ से जो राशि कट रही है उसको अपन क्या करेंगे कट करेंगे, तो देखो यहाँ पे कौन सी राशि यहाँ पे कट हो रही है क्या भाई, देखो 11 से काटूंगा मैं सीधा यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे काट दिया तो 11 कम 11 बच के कितना 3 35, फिर 33 3 बार, फिर बच गए 2, यानी 1320 प्राप्त हो गए। कितना प्राप्त हो गया 1320 प्राप्त हो गए मेरे को यहाँ पे। अब देखो 44 से फिर काट दो, 44 से 2 पर कट गया और ये 3 पर कट गया, यानी 30 प्राप्त हो गया। 2 से काटूंगा तो यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा, यानी 15 इंटू 100, 15 इंटू ये 100 और ये 100, यानी 15 के बाद में कितनी जीरो प्राप्त हो जाएंगे भाई यहाँ पे 15 के बाद में 4 जीरो हो जाएंगे, लेकिन एक जीरो ये भी काटेंगे तो ऊपर बाद में कितने बचाएंगे 15 के बाद में 3 जीरो, यानी 15,000 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कि राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो कितना लाभ प्राप्त हो, 24% का लाभ प्राप्त होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट ये मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से दिमाग से देखोगे पहले क्या मान दिया हुआ मेरे को 1476 दिया हुआ है, तो मैं सीधा 1476 लिख लिया, ठीक है। अब ये 1476 में कब बेचा है 20% छूट देने के बाद में, तो ये 80 हो गया। अब तो ये मूल उसका अंकित मूल्य था वो आ गया। अब ये बोल रहा है अगर अंकित मूल्य में बेचता छूट नहीं देता उसको 24% का लाभ होता, तो ये कितने का मान है 124 का मान है। अब तो अपने यहाँ पे क्रय मूल्य उसका निकाल लेंगे। एक देखो ये तो हो गए 4 और ये हो गए यहाँ पे 5, ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा 3 बार और उसके बाद में बच गया कितना 2 3 तो 6 बच जाएगा, 4 3 12 2 27 24 बचे 3 9, मैंने 300 गुणनफल प्राप्त हो गए मेरे को 300 यहाँ पे गुणनफल प्राप्त हो गए। अब शायद ही कोई कट रहा होगा, अभी नहीं कट रहा, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्या
369 इंटू 500 बटा 124, कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो 4 से और भी कट रहा है, ये राशि काटेंगे अपन तो ये 25 पर कट जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर फिर 369 इंटू 125 प्राप्त हो जाएगा, बटा में 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और यहाँ पे 31 से काटूंगा मैं इसको, किसको? 369 को, तो लगभग जाएगा ये। अब देखो आपको किस प्रकार से आपको ऑप्शन यहाँ पे हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे पूरा भाग नहीं जा रहा। अब तो एक आपको जिस प्रकार से देना है कि इसका देखो 331 प्राप्त है मेरे को, एक 10 से गुणा करूँ 310 प्राप्त हो जाएगा, और लगभग ये 12 के आसपास जा रहा है। क्या जा रहा है? 12 के आसपास जा रहा है, तो 12 पर काटेगा यानी 12 से कम प्राप्त होगा इसको। और 125 को जैसे मैं 12 से गुणा करूँगा, किससे? 125 को जैसे मैंने 12 से गुणा किया तो मेरे को कितनी प्राप्त हो जाएगी? यहाँ पे देखो 1250, 250, 1500 कितनी होगी? यानी जो मेरा मान प्राप्त होगा 1500 से कम प्राप्त होगा, 1500 से तो कम प्राप्त होगा। अब देखो आप ऑप्शन देखेंगे, जो ये ऑप्शन कैंसिल है, चौथा नंबर का, पहला नंबर कैंसिल है, ये भी कैंसिल किया, 10 गुणा से तो बड़ा है इसका मान, तो लगभग यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप वहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ऑप्शन से करोगे ना वहाँ पे, तो ऑप्शन भी आपकी वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही फायदा है कि ऑप्शन वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया, राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 15% का लाभ होता। भाई लाभ प्रतिशत में कितने की बढ़ोतरी हुई? 2.5% की। कितने की? 2.5 की। 2.5% की बढ़ोतरी, कब बढ़ोतरी हुई? उसके पास में 50 की अधिक बेचता, तो आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करा। देखो 100 से तो क्या निकाल लिया मैंने, ये 100 से तो उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, लेकिन आरंभिक विक्रय मूल्य निकाल रहा है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य में क्या था? उसको लाभ था, तो इसलिए मैंने 112.5 बटा 100 कर दिया। ठीक है, देखो 1 0 से हटाने के लिए 1 0 यहाँ पर लगा दी, 25 से उसको काट दिया, 2000 प्राप्त हो गया। और देखो 2 0 से सीधे 2 0 काट दूंगा, तो यहाँ पे 20 इंटू क्या करूँगा? यहाँ पे देखो 20 इंटू 112.5 करूँगा, लेकिन 1 0 ये दशमलव हटा देगी, तो 11 से 25, 11 का दुगुना करूँगा तो मैं 2200, 1100 दुगुना 2200 और 25 का दुगुना 50, 2250 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरे लिखने के अलावा आप देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी चीज़ आपको नोटिस करना जरूरी, क्यों कि यहाँ पे जगह के अभाव मैं आपको कम लिख पाता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो छोटा छोटा बने, लेकिन अगर जितना मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको भी इसी तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी, मेरे को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ कितना? 5:3 दिया हुआ। यदि पारक की परिसीमा की समानांतर, क्या दिया? पारक की जो परिसीमा की समानांतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक चक्कर 10 मिनट में लगा रहा है। देखिए दोस्तों, जब वो 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, प्रति घंटे के हिसाब से 60 मिनट होती है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा भाई? 10 मिनट में दूरी करेगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो वर्ग मीटर में आंसर प्राप्त हो रहा था, किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि उसका जो परिमाप है आयत का कितना है? 1000 मीटर है। अब आयताकार पारक की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 5:3 है, तो 1000 ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस B करूँगा तो 5x हो जाएगा। क्यों भाई? अनुपात में दिया है मेरे को, तो ये 5x प्लस का 3x हो जाएगा। ये इसके परिमाप के बराबर है, परिमाप के बराबर है। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 8x, और ये 2 से काट देंगे सीधा इसको, 500 टाइम हो गया। और इसके अलावा इसमें बाद दे दूँगा मैं 8 का, 8x आ रहा है ना, तो x को निकालना मेरे को, तो x का निकालने के लिए x को यहाँ से, तो x को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे बटा में कर देंगे, तो x बराबर 500 बटा 8 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो गया। और भी काटेंगे अपन, तो यहाँ पे 125 बटा 2 प्राप्त हो जाएगा। 125 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x के बराबर। 125 बटा 2 यहाँ पे x के बराबर हो जाएगा। अब ये जब x के बराबर हो गया, अब क्या बोल रहे हैं? पारक का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो लंबाई क्या है इसकी? 5x है, तो 5, और जब x की बात आती है तो x का मान रख दो यहाँ पे 125 बटा 2 इंटू 3x की बात है 3 इंटू 125 बटा 2 हो जाते हैं, नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 15 आ जाएगा। 125 इंटू 15 करेंगे अपन, क्या करेंगे? 125 इंटू 15, तो यहाँ पे 15 जो आपने प्राप्त हो रहा है 15 इंटू 125 करना है। 15 इंटू 125 जैसे मैंने किया तो मेरे को प्राप्त हो जा रहा है यहाँ पे कि 7 3 4 3
7 और 5, यानी 7,34,375 मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और इसमें बाद देना मेरे को किसका, 4 का, इसमें बाद देना किसका, मेरे को 4 का बाद देना है। ये यहाँ पे ये जो 73,000 नहीं है, ये प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 5 है, क्या है यहाँ पे 5 है। तो ये प्राप्त हो रहा है मेरे को 5,34,375 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे को 58,593 पॉइंट। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें को अपने को भाग दे के देखना ही है, क्यों इसमें लगभग आंसर से क्या है, लगभग आंसर दिए हुए हैं, इसलिए इसमें अपने को भाग दे के देखना है कि जो 5 लाख यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है क्या, 5,34,375, उसमें भाग देना मेरे को 4 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह के अभाव में अपन यहाँ पे नहीं दे रहे भाग, नहीं तो भाग भी दे लेते तो वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप यहाँ पे तुरंत भाग दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए की तुलना में बी की तुलना में ए तो कितना कार्यकुशल 30% अधिक है। ए की तुलना में सॉरी बी की तुलना में ए, तो ए कितना है, बी अगर मान लो 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना है 130 है, ये कितना है 130 है। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये तो है इसकी क्षमता का अनुपात, ये तो इसकी क्षमता का अनुपात। अब क्या होता है, जब इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका अनुपात दिन का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:13। ये क्या आ जाएगा, दिन का अनुपात हो जाएगा। अब ये बोल रहा है बी एक कार्य उस कार्य करने में 13 दिन का समय ले रहा है, बी कितने दिन का, 13 दिन का ले रहा है, तो ए उसी कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा, 10 दिन का। तो अपना डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 10 डेज प्राप्त हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी है, क्या है, ए और बी और सी है और टेलीफोन के बिल का भुगतान कर रहे हैं किस अनुपात में, 3:5:7 के अनुपात में। ए पहले माह के बिल के लिए यहाँ पे बिल था, बल हो गए सब जगह यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बिल था, ये भी बिल है। और पहले माह तो क्या किया इसने, ए ने 400 रुपये का भुगतान कर दिया। दूसरे माह जो बी है उसने 560 का भुगतान कर दिया। और जब सी है उसने कर दिया कितने के, 840 का भुगतान कर लिया। अब देखो टोटल कितना भुगतान होगा 3 महीने का, अपन देखेंगे यहाँ पे 0 0 12 और 5 17 18 कितने का भुगतान होगा, यहाँ पे 1800 भुगतान होगा सब, यहाँ पे 1800 का बिल होगा, भुगतान हो गया। अब ये टोटल जो राशि है उसी को तो बांटना है किसमें, 3:5:7 बांटना मेरे को। तो कितना अनुपात हो रहा है, 15 अनुपात हो रहा है। अब बात करें बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा समायोजन के लिए, तो बी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 5 है भाई, बी का अनुपात कितना है 5 है, ये लो 5। और टोटल अनुपात कितना है मेरे पास, टोटल अनुपात है मेरे पास 15 का मान कितना है यहाँ पे, 15 का मान है 1800। 5 से काट दो इसको 3 बार और 3 से 1800 काटेंगे अपने 612 हो जाएगा। 600 देना चाहिए बी को, लेकिन बी ने दिए कितने 560, तो बी को कितने और देने पड़ेंगे, बिल का समायोजन करने के लिए 40 रुपये और देना पड़ेगा उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 2 स्थान ए और बी के मध्य दूरी कितनी 190 किलोमीटर है। एक बस 190 है, एक बस क्या कर रही है ए और एक स्थान है यहाँ पे बी। एक बस एक्स से ए से कितने बजे निकल रही है साहब, ए से निकल रही है 6 बजे, और दूसरी बस बी से निकल रही है कितनी 7 बजे निकल रही है। अब देखिए दोस्तों, जब ए से बस निकल रही है वो की स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन। और बी की ओर 40 kmph की प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये वाली जो है इसकी तो 40 स्पीड है, किसकी, ए की, इसकी 40 स्पीड है। और बोल रहा दूसरी बस बी से 7 बजे जो निकलती है उसकी स्पीड है कितनी 50 की। अब भाई देखो, जब तक बी निकलेगी ना उससे पहले ए तो 1 घंटे चल लेगी ना, तो 190 की दूरी है ना, वो कितनी की बच जाएगी इसके पास में, 150 की बच जाएगी। अब 150 की दूरी बच गई, उसमें से भाई 40 माइनस ये वाला माइनस करेंगे तो 40, अब बच गए कितने 7 बजे की बात हो गई। अब 150 की दूरी तय करनी है, दोनों की स्पीड विपरीत दिशा में आ रही है भाई, ये तो जा रही है इधर और ये आ रही है इधर, दोनों एक दूसरे तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 150 तो इनके बीच में दूरी है और स्पीड हो गई इनकी 90। तो देखो कितने टाइम में पार ये मिलेंगी यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, तो 1 घंटा, और ये मिलेंगी भाई यहाँ पे 2/3 40 मिनट।
1 घंटा और 40 मिनट बाद मिलेंगी। जैसे आपको अभी आप कुछ नहीं करना, 1 घंटे और 40 मिनट बाद मिलेंगे 7 घंटे का, तो अपन सुबह 7 बजे का टाइम तो लेके चल रहे हैं ना, तो उसमें 1 घंटा और 40 मिनट और जोड़ दे, 8 बजे 40 मिनट भी मिल जाएंगे। सीधा सा क्वेश्चन है, बस पढ़ने का है कि आप लोगों को पढ़ते टाइम पे ध्यान देना क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये क्या है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। और सरलीकरण का क्वेश्चन में आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है, किसमें, सरलीकरण के क्वेश्चन में। कि सरलीकरण का क्वेश्चन अगर आप कहीं से भी प्लस माइनस हो गया ना, तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं सरलीकरण के क्वेश्चन में। तो देखो अपन यहाँ पे कर रहे हैं अभी 1/4 है और ओप दिया हुआ है, तो ओप का अपन पहले करेंगे यहाँ पे, तो 1/4 इंटू 1 से 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 3/2। फिर भाग का चिन्ह लगाया हुआ है यहाँ पे, तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पे। 3 से 1/2 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 7/2। 1 से 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 5/4। ओप का फिर क्रॉस हो गया, यहाँ पे 3/2 गया, 3/2 गया। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 1 से 1 फिर 3/2 हो जाएगा। और भाग के चक्कर में यहाँ कर देंगे अपन फिर गुणा करेंगे, तो 2 से 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 9/4, तो 4 हो जाएगा 9, 4/9 हो जाएगा। प्लस में अपन करेंगे यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 4/3 प्राप्त हो जाएगा, 4/3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जो जो राशि यहाँ पे कट रही है उसको अपन काटेंगे, उसको तो अपन काटेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है उसको भी यहाँ पे क्रॉस के चिन्ह में अपन चेंज कर लेते हैं। तो 1/4 इंटू 3/2 क्रॉस करेंगे, देखो 728 तो में से 10 करेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 यहाँ पे 8 आएंगे, तो उसको काट के अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। इसको अपन चेंज कर देंगे अंश स्क्वायर में और हर को आंसर में 4/9, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3/2 इंटू 4/3 प्लस का 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो जो राशि कट रही है यहाँ पे उसको काटेंगे, ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/9 बच गया, 1/9 बच गया यहाँ पे। फिर -2 से काट दो, 2 टाइम्स क्या कट गए, 2 टाइम्स कट गए यहाँ पे। ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 9 है, ये 9 है यहाँ पे, तो ये काटेंगे इसको 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2/3 बच जाएगा, 2/3 बच गए यहाँ पे। अब ये 2/3 बच गए, प्लस में ये 4 यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 4/3 और माइनस का 2/3 है, तो क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 2/3 बच जाएगा। तो 1/9 प्लस का 2 यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। और इसको सॉल्यूशन करूँगा आगे तो प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7/9 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, 3 पक्षी है जंगल की परिधि के समानांतर उड़ रहे हैं और वे एक चक्कर, एक पहला जो पक्षी 27 मिनट में लगा लेता है, दूसरा 45 मिनट में और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद मिनट में वो आरंभ की स्थिति में दोबारा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो दिया हुआ टाइम पीरियड है, क्या कोई काम करो जितना भी टाइम पीरियड ले रहे हैं तो टाइम पीरियड का लेना है मेरे को एलसीएम। तो यहाँ पे 27, 45 और यहाँ पे 60। अब आप देखेंगे सर इसमें तो कहीं एलसीएम का लिखा ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि जब कोई ग्राउंड के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, इतने बजे उन्होंने एक साथ चक्कर लगाए थे, कितने समय बाद घंटी बजी थी, ये इतने पर बजे थी, ये इतने बजे के तक एक कब तक एक साथ बज जाएगी, या कोई चक्कर लगा रहा है बच्चे, या कोई नल में से बूंद गिर रही है, इस तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं एलसीएम से बनते हैं। तो अपने को 27, 45 से यहाँ पे 60 का निकालना है एलसीएम, बस सीधा क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपको समझना है, इसमें एलसीएम का उल्लेख नहीं है, फिर भी इसका अपने को एलसीएम यहाँ पे निकालना है। तो 27, 45 और 50, 60 की बात करूँगा तो देखो एक तो सीधा 27 आ गया एलसीएम निकालने के लिए, 45 में से मैंने 5 ले लिया, और यहाँ से क्या लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से लेना पड़ेगा मेरे को 4, 5 हो गए 20 हो गए, 20 × 27 करूँगा तो 540 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा 540, कितने मिनट बाद मिलेंगे 540 मिनट बाद वो एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज अपन ने 8 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताया कि किस प्रकार से ऑप्शन का यूज करते हुए आपको कम टाइम में आपको सॉल्यूशन करते हुए आपका टाइम बचाते हुए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से आपको यहाँ पे पक्का करना है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त भी कर रहे हैं तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं भी आपके लिए अच्छा यहाँ पे और भी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करवा सकूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये ऐसा नहीं कि आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं तो स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे और हर एग्जाम में रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्जाम एसएससी करवाती है। तो एसएससी जितनी भी एग्जाम लेती है, जेई का, सीपीओ का, जीडी का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सब में ये क्वेश्चन आपको इस तरह टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो ये क्वेश्चन तो नहीं छप के आते कहीं पे भी, लेकिन आपको मेथड उसी प्रकार का यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। और देखो एसएससी और जो दिल्ली की जो एग्जामें होती हैं एसएससी, वो अपना बैंक व इनमें टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने को नॉलेज तो होती है पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपके लिए सीरीज चालू करी गई है यहाँ पे। तो कि आप डेली अगर देखोगे तो आपकी भी यहाँ पे जो से मेरा बोलने का, लिखने का तो उस तरीके से है तो आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है मेरे को, नहीं तो 15 क्वेश्चनों में 15 मिनट भी आपकी नहीं लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।